गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग निबंध की बात करेंगे। तो निबंध क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है, तो इसको साथ ही रखते हैं, फिर बाकी चीज़ें हम लोग अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले जो बचपन से आपने निबंध लिखना सीखा है उसकी बात करते हैं कि हम लोग कैसे निबंध लिखते थे। तो सबसे पहले निबंध या लेख इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एस्से कहते हैं। तो हम बचपन से हमने सीखा है कि निबंध में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके आधार पर हम उसको विभाजित करते हुए लिखते हैं तो वो अच्छा बन पड़ता है, उसमें सारी बातें आ जाती हैं। तो वो पॉइंट्स क्या होना चाहिए जो आपने शुरू से सीखा है, एक बार पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले होता है परिचय। आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका परिचय देंगे कि वो क्या है। किसी भी चीज़ पर, जैसे अगर आप अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, हमारा विद्यालय विषय है, तो आप सबसे पहले उसका परिचय देते हैं कि आपका विद्यालय जो है वो क्या है, वो कैसा विद्यालय है, उसका नाम क्या है, उसमें किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई होती है, कहाँ स्थित है, ये बातें आप उसके परिचय में लिखते हैं, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं। सबसे पहले हमने परिचय दे दिया, उसके बारे में बातें कर ली। उसके बाद लाभ यानी पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें जो होती है उसमें वो लिखते हैं किसी भी विषय के बारे में। तो जो जिस चीज़ में लाभ होता है, जिसमें अच्छी बातें होती है, उसमें कुछ ना कुछ बुरी बातें भी होती है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ खराबियां होती हैं, तो हम फिर उनकी बात भी करेंगे। हानि, ठीक है। तो एक हो गया परिचय, लाभ हो गया, हानि हो गया, प्रोज एंड कॉन्स जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम उसका एक उपसंहार करते हैं। हो सकता है एक आध पॉइंट छूट गया हो, लेकिन जो मोटा मोटी है उपसंहार यानी कंक्लूजन, कि एक उसको पूरा मिला के अंत में एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ये चीज़ क्या है, या और भी बातें जो हमारे मन में होती हैं वो हम लिखते हैं। तो एक तरह से ये 4 भागों में हम निबंध को एक बार बांटते हैं। बचपन से हमने ये सीखा, जैसे जब हम गाय पर लिखा करते थे, गाय एक पालतू चौपाया जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है लंबी सी, 2 कान होते हैं। बचपन में 1-2 में जब आप लिखते थे तो ऐसे लिखते थे। फिर धीरे धीरे जब आपकी कक्षाएं बढ़ती गई, आप बड़े होते गए, तो आपके विषय की व्यापकता बढ़ती गई, विशालता बढ़ती गई, उसमें आप और बातें शामिल करने लगे। तो उसी तरह से जब आप अब 9वीं 10वीं में आते हैं, तब आपको जो निबंध लिखने के लिए कहा जाता है उसमें कुछ बिंदु दिए होते हैं, विचार बिंदु कहते हैं उनको। उसमें जो भी विषय होता है, मैं एक आध उदाहरण के तौर पर एक आध विषय लिखता हूँ यहाँ, तो उसमें कुछ विचार बिंदु दिए जाते हैं जिनके आधार पर आपको निबंध को आगे बढ़ाना होता है। क्योंकि अचानक आपके दिमाग में सारी बातें आएँ ये ज़रूरी नहीं है, तो आपकी मदद के लिए या किस दिशा में ले जाना है निबंध को ये बताने के लिए उसमें कुछ विचार बिंदु दिए जाते हैं। तो वो विचार बिंदु, जैसे मान लीजिए एक विषय है समाचार पत्र। समाचार पत्र, ठीक है। इसमें ज्ञान का सशक्त साधन भी इसके साथ लिखा हो सकता है। तो इसमें हम क्या क्या बिंदु देंगे, किस किस बिंदु पर हमें सोचना है। तो सबसे पहले है समाचार पत्र की आवश्यकता। ये इसका पहला बिंदु है।
हालांकि शुरुआत में हम फिर उस परिचय का ध्यान रखेंगे कि समाचार पत्र, इसी में शामिल हम लोग उसको कर सकते हैं कि समाचार पत्र होता क्या है और फिर उसकी क्या आवश्यकता है, इस पर बात कर लेंगे। फिर अगला बिंदु है विश्व भर से जोड़ने का साधन। मतलब समाचार पत्र के माध्यम से हम पूरे विश्व के बारे में जान पाते हैं। यहाँ के लोग अमेरिका के बारे में जानते हैं, अमेरिका के लोग यहाँ के बारे में जानते हैं। तो ये चीज़ें इसकी खूबी है। फिर अगला जो इसका बिंदु है वो है लोकतंत्र का सशक्त प्रहरी। सशक्त प्रहरी मतलब उसकी रखवाली करने वाला एक सशक्त माध्यम हुआ ये। फिर जनमत बनाने का साधन। जनमत बनाने का साधन, जनमत कहते हैं लोगों की जो विचार होते हैं उसको कैसे एक जैसा बनाया जाए, तो इसमें इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अगला है ज्ञान वृद्धि का साधन। ज्ञान वृद्धि का साधन। ठीक है, फिर अब मिटाना पड़ेगा मुझे इधर। उसके बाद है मनोरंजन का साधन। मनोरंजन का साधन। उसके बाद है व्यापार के लाभ। तो इस तरह से इसको 1 2 3 4 5 6 7 बिंदुओं में इसको बांट कर लिखना है आपको। अब आप कहेंगे पहले मैंने जो आपको बताया कि परिचय, लाभ, हानि, उपसंहार जो हम करते थे वो भी इसमें शामिल है, लेकिन ये थोड़ा व्यापक है। इसमें सारी बातें लिखने के साथ साथ हमें ये भी थोड़ा सा लिखना है कि इसका कुछ नुकसान भी होता है क्या, इसका कोई हानि भी होता है क्या। तो वो उसमें किसी भी निबंध में ये ज़रूर लिखिए, उसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो थोड़ा सा ज़रूर लिखिए अंत में, अंत से पहले, ख़त्म करने से पहले। ये बेहद ज़रूरी होता है। सिर्फ अच्छी बातें किसी चीज़ में नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें कमी, कुछ ना कुछ बुराई होती है, तो उसको भी वहाँ आपको डालना है, तभी निबंध को संपूर्ण माना जाता है। आप सीधा किसी की तारीफ में लिखे जा रहे हैं तो वो एक तरफा माना जाएगा। निबंध में जो भी विचार हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा ऐसा जो नकारात्मक भी होगा थोड़ा, तो उस चीज़ को आपको उसमें मेंशन करना है, उसमें डालना है। अब थोड़ा सा इसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे आपकी किताब में ये दिया हुआ है, तो समाचार पत्र की आवश्यकता क्या है, पहला जो बिंदु है। समाचार पत्र की आवश्यकता है, मनुष्य जो है
हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वो अपने आसपास या पूरी दुनिया के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है, इस चीज़ को जाने। तो इसमें समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह हमें जानकारी देता है, हमारी जिज्ञासा को शांत करता है। ठीक है। लोकतंत्र का प्रहरी कैसे है? तो जो लोकतंत्र में गलत या सही चीज़ें हो रही है वो जन जन तक पहुंचने का एक माध्यम है, जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है, पहुंचने का एक माध्यम है कि लोग जानेंगे तो कुछ भी गलत करने से पहले कोई भी जो शासक होगा, जो लोकतंत्र में किसी पद पर है, वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। उसको एक भय होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से यह बात जनता तक पहुंचेगी और इसका विरोध हो सकता है, तो वो सजग रहेगा और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जनमत बनाने का साधन, जनमत जो बनता है यानी लोगों का विचार एक जैसा किसी मुद्दे पर हो, इसमें समाचार पत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो उसमें विचार डाले जाते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, उसमें तर्क लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, किसी विषय पर कई लोगों के मत होते हैं, तो उनके आधार पर बाकी लोग भी अपना मत बनाते हैं। तो इस तरह से एक जनमत का निर्माण होता है उससे। ज्ञान वृद्धि का साधन, इसमें अनेक ऐसी बातें होती हैं। समाचार तो ज्ञान का ही भंडार है, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम जानते हैं तो हमारा ज्ञान ही तो बढ़ता है। हमें पता होता है कि ये चीज़ भी हो सकती है, ऐसे होती है। किसी भी नई घटना, नए काम के बारे में हम उससे जानते हैं, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है इससे। मनोरंजन का साधन, मनोरंजन की चीज़ें भी समाचार पत्रों में होती है। उसमें कई तरह के पहेली होते हैं, छोटे छोटे कुछ कॉलम होते हैं जिसमें कई तरह के कार्टून या कहानियाँ चलती रहती हैं। सुडोकू एक आपने देखा होगा, जो वर्ग पहेली जिसको कहते हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों से लोग मनोरंजन भी करते हैं। अखबारों, उनको एक उत्सुकता होती है कि इंतज़ार होता है कि अखबार आएगा तो उसका मैं सुडोकू बनाऊंगा। तो इस तरह की कई चीज़ें होती है, उसमें कई प्रतियोगिता होते हैं, कविताएं, कहानियाँ भी छापी जाती हैं। तो मनोरंजन का भी साधन है। व्यापार में इसका क्या योगदान है? लोग अपने प्रतिष्ठानों का प्रचार इसमें करवाते हैं, विज्ञापन देते हैं, जो कि जन जन तक पहुंचता है, तो इससे व्यापार बढ़ता है। तो इसके अलावा समाचार पत्र खुद में भी एक व्यापार है। जो लोग छापते हैं, जो उसका वितरण करते हैं, जो घर घर पहुंचाते हैं, सबकी रोजी रोटी इससे जुड़ी होती है। और ये भी एक लाभ है। और दूसरा है कि जो व्यापारी लोग अपने प्रतिष्ठानों का इससे प्रचार करते हैं, विज्ञापन देते हैं, तो उससे उनके व्यापार में वृद्धि होती है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। हानि क्या है कि कई बार अखबारों के माध्यम से गलत चीज़ों का भी प्रचार हो जाता है, गलत विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। कोई पक्षपात करने पर उतर आए अगर समाचार पत्र, उसके पास तो क्षमता है, उसके पास पाठक वर्ग है, करोड़ों लोग उसको पढ़ते हैं, तो वो एक कोई समाचार अगर गलत छाप दे या गलत विचार उसमें डाल दे किसी व्यक्ति का, तो उसका कुप्रभाव भी समाज पर पड़ सकता है। लेकिन लोग अपना विवेक ठीक रखें तो ये इस असर को कम किया जा सकता है। तो किसी भी समाचार को पढ़कर हमें अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए, तब उस पर विश्वास करना चाहिए। तो इससे जो उसकी हानि है वो कम हो सकती है। या किसी के भी विचार को पढ़कर सीधा आँख मूंदकर उसको उसके पीछे नहीं चलना चाहिए। ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से समाचार पत्र के बारे में इन बिंदुओं के सहारे हम एक निबंध लिख सकते हैं। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। जैसे इंटरनेट है, तो इंटरनेट में भी ये बिंदु जो हैं वो अब सभी बिंदु लागू होते हैं, चूँकि उसमें भी समाचार भरे पड़े रहते हैं। और जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, ज्ञान का प्रमुख स्रोत है इंटरनेट। हम दुनिया के किसी भी कोने से संपर्क में रह सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये चीज़ें हैं इंटरनेट में। तो उसके लिए भी जो बिंदु होते हैं, जैसे विज्ञान का चमत्कार, अद्भुत क्रांति, जानकारी का स्रोत, मनोरंजन का साधन, वरदान भी, अभिशाप भी, एक इसमें अलग से ये जुड़ा है। जो मैं जिसकी बात कर रहा था कि उसका कुछ नुकसान भी होता है, तो अभिशाप भी है। इंटरनेट के कारण आप देखते हैं कि कहीं दंगा होता है
तो उसमें इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य जो उसके सोशल मीडिया के साधन हैं उनके माध्यम से लोग अफवाहें फैला देते हैं। आपको अक्सर तरह तरह की चीज़ें फैलने को मिलेगी। कोई ऐप आपने डाउनलोड किया है, जैसे शेयर इट, मैं कल किसी के फ़ोन में मैंने देखा कि लिखा हुआ था शेयर इट के तरफ से नोटिफिकेशन था कि अगले 72 घंटे में बिहार में भारी बारिश, हाई अलर्ट, जबकि आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो इस तरह की बातें अफवाहों के रूप में बहुत सारी बातें फैलती रहती हैं। तो ये अभिशाप है इंटरनेट का कि उससे नुकसान होता है। आप देखेंगे कहीं कोई घटना होती है, कोई उस तरह का तनाव होता है तो सरकार पहले इंटरनेट को बंद कर देती है। तो ये चीज़ें उसका नकारात्मक पक्ष है, जिसका दुरुपयोग करके समाज को हानि पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जा रहा है कई बार। जब तक लोग सतर्क होते हैं तब तक बातें कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी होती हैं। किसी को बदनाम करना हो, इंटरनेट बड़ा सशक्त माध्यम है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से फिर पर्यावरण है, तो पर्यावरण में भी जैसे कुछ बिंदु अगर हम देखें, वन और पर्यावरण, इसका क्या संबंध है। वन यानी पर्यावरण का अर्थ सिर्फ वृक्ष नहीं है, पर्यावरण तो पूरे वातावरण को कहते हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं सब मिलाकर पर्यावरण या वातावरण बनता है। तो वातावरण असल में हवा के लेयर को कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ के रूप में, पर्यावरण चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसको कहेंगे। तो इसमें वन और पर्यावरण का क्या संबंध है, सबसे पहले पर्यावरण का परिचय देंगे, फिर वन और पर्यावरण का क्या संबंध है, फिर प्रदूषण निवारण में सहायक कैसे है पर्यावरण, प्रदूषण को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे सहायता कर सकते हैं, वनों की अन्य उपयोग। अच्छा नहीं, इसका शीर्षक था वन और हमारा पर्यावरण, इसलिए इसमें शुरू किया गया वन और पर्यावरण से। प्रदूषण में वन कैसे सहायता करता है पर्यावरण की, वनों की अन्य उपयोगिताएं क्या है, वन से हमें क्या क्या लाभ होता है, वन संरक्षण की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों पर हम इन बिंदुओं को अगर हम लेके चलेंगे तो एक हमारा निबंध तैयार हो जाएगा। इसी तरह से है ग्लोबल वार्मिंग, जल ही जीवन है, समय का सदुपयोग, श्रम का महत्व। अब ये विचारात्मक निबंध है, इनको उस श्रेणी में रखा गया है कि इस पर आपको अपने विचार से लिखना होगा। तो उसके लिए भी जैसे श्रम का महत्व एक निबंध है मान लीजिए, तो इसमें जो बिंदु दिए गए हैं, संसार में आज जो भी ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विकास है उसका कारण है परिश्रम। ये पहला बिंदु दिया गया है कि परिश्रम से ही ये सब चीज़ें संभव हुई हैं। कठिन परिश्रम की गई, बिना हार माने परिश्रम किया गया, तभी एडिसन ने बल्ब बनाया था। तो इसी तरह से जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सब परिश्रम उसके पीछे है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। परिश्रम करने में बुद्धि और विवेक आवश्यक है। हम सीधा कुदाल लेके कोड़े जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं कहीं, तो परिश्रम तो हो रहा है, लेकिन उसका फल कितना मिलेगा, उस अनुपात में मिलेगा कि नहीं, ये देखना होगा। तो उसके लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। परिश्रम से मिलने वाले लाभ, परिश्रम से क्या क्या लाभ है, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रहते ही हैं, साथ ही हम किसी भी लक्ष्य को परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं अगर उसमें बुद्धि और विवेक शामिल हो तो। विवेक किसको कहते हैं? विवेक सोचने समझने की क्षमता को कहते हैं। हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, तर्क की क्षमता है दिमाग में, उसी को विवेक कहते हैं, जिसके माध्यम से हम निर्णय लेते हैं कि ये सही है, ये गलत है, वही विवेक है। तो वो अगर हमारे पास है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, है तो सबके पास, इस्तेमाल हम अगर करते हैं तो परिश्रम सफल होता है हमेशा। ठीक है। इसी तरह से समय का सदुपयोग है, समय पर आप लिख सकते हैं बहुत अच्छा। समय जीवन है, समय का सदुपयोग, समय का नियोजन, नियोजन का मतलब होता है कैसे आप उसको मैनेज करते हैं। समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी कैसे आप रखते हैं। सफलता में समय की क्या भूमिका है, सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका उसी की है। इसी तरह से परोपकार है। विपत्ति कसौटी जो कसे सोई साँचे मीत, मतलब विपत्ति की कसौटी पर जो कसा जाए वही सच्चा मित्र है, यानी विपत्ति के समय जो काम आए वही सच्चा मित्र है। तो इसमें भी जो बिंदु हैं
मैं एक सरसरी तौर पर आपको बता रहा हूँ, ये सब आपके पास किताब है उसमें है, आप इसको पढ़ेंगे तो आप किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह से इसको विभाजित किया गया है, तो इनको एक बार पढ़िएगा ज़रूर, उन बिंदुओं पर विचार करते हुए उसको एक बार पढ़ जाइएगा, तो आपके पास एक स्टॉक होगा, एक समझ हो जाएगी कि निबंध किसी भी मुद्दे पर कैसे लिखना है। मैं दूंगा इसमें से एक भी नहीं परीक्षा में, लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको पता होगा कि मुझे लिखना किस पर कैसे है, तो फिर आप किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। तो इसमें जो मीत वाले में बिंदु है, जीवन की सरसता के लिए मित्र की आवश्यकता, जीवन संग्राम में मित्र महत्वपूर्ण, सच्चे मित्र की परख और उसका चुनाव, सच्चा मित्र मिलना सौभाग्य की बात, अंत में जो कंक्लूज़न होता है। इसी तरह से मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, यानी संतोष रूपी धन जब आपके मन में आ गया, आपको संतुष्टि हो गई, तो बाकी सारे धन जो हैं वो धूल के समान हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, इन सबों में बहुत सारे बिंदु दिए हुए हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये सब विषय हैं जिन पर आप लिख सकते हैं, तो इनको एक बार पढ़िएगा। इसमें कुछ और छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं जो निबंधों के लिए है, जैसे राष्ट्रभाषा हिंदी, भारतीय संस्कृति, तो इनमें बताया गया है कि कैसे आप इसको शुरू करें और कैसे इसको ख़त्म करें। जैसे वर्तमान दशा, हिंदी भारत की राजभाषा है, तो ये कानूनन है भारत की राजभाषा, लेकिन जो वर्तमान दशा है वो क्या है, आप इस पर लिखेंगे कि वर्तमान दशा यह है कि हिंदी को उचित सम्मान नहीं मिलता है। हिंदी के अलावा हिंदी को एक लोग अभी भी इस दृष्टि से देखते हैं कि हिंदी बोलने वाला जो है वो गांव में रहने वाला आदमी होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला आदमी होगा जिसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, मतलब उसको हे दृष्टि से लोग देखते हैं। जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं उनको लोग समझते हैं कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। किसी भी भाषा को अच्छे से जानना, समझना और बोलना उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अंग्रेजी बोलना। तो अंग्रेजी से कोई द्वेष नहीं है किसी का, लेकिन किसी एक भाषा को कुलीनता का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। हमारी जो अभिव्यक्ति है, हम जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, मैंने जैसा आपको पीछे के कक्षाओं में पढ़ाया होगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचार दूसरों को बताता है और दूसरों के मन के भाव और विचार समझता है। तो इसका एक माध्यम मात्र है भाषा। भाषा किसी चीज़ का मतलब प्रतिनिधि नहीं है, वह एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक रखते हैं। हम अगर कहते हैं गे माए बड़ा भूख लागल हो, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, मदर आई एम वेरी हंग्री, मतलब एक ही है सबका। अगर मेरी बात सामने वाला समझ गया तो दैट्स ओके, वो ठीक है कि वो समझ जाए, इतने से मतलब है। अब भाषा का महत्व ये है कि हम शुद्ध बोलना सीखें, शुद्ध बोलना जानें। जो भी बोलें, हम मैथिली बोलें, वज्जिका बोलें, हिंदी बोलें, और जो आधिकारिक भाषाएं हैं ये तो उपभाषाएं हैं बाकी, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये सब आधिकारिक भाषाएं हैं। तो हम उसको शुद्ध बोलना सीखें। हमारी पढ़ाई लिखाई सब तभी हम समझ पाएंगे उसको, जो भी हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, और ये इसका उपयोग यही है कि यह एक साधन है जिसके द्वारा हम बात को समझते हैं और समझाते हैं। तो इसमें कोई एक भाषा किसी कुलीनता का प्रतीक नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आप अपने विचार लिखते हुए किसी भी भाषा के बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह से मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी परोपकार वगैरह जो होता है उसके बारे में है ये, कि कैसे महापुरुष जो भी हुए हैं उन्होंने क्या किया अपने जीवन में। आप खूब पूजा पाठ करते हैं, आप बड़े भक्त अपने आप को बताते हैं ईश्वर के, और आपके बगल में कोई कराह रहा होता है, उसको नहीं देखते हैं। कोई बच्चा अगर आपके घर में रखा हुआ कोई प्रसाद के लिए चीज़ है उसको लेकर के खा लेता है, तो आप उसको 4 थप्पड़ लगाते हैं कि भगवान के लिए था। तो ये चीज़ें
ठीक नहीं है। आपको मनुष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, आपके आसपास जो दिख रहा है प्रकृति को प्राथमिकता देनी चाहिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आप बड़े पुण्यात्मा हो गए हैं, आप खूब तीर्थ करते हैं और अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, अगल बगल जो कष्ट है उसके बारे में आप कुछ नहीं सोचते हैं। इसी तरह से न रहो न निराश करो मन को, अधजल गगरी छलकत जाए, ये सब लोकोक्तियाँ हैं, इन पर आप निबंध लिख सकते हैं, इस पर बड़े बड़े निबंध लिखे जा सकते हैं। साक्षरता आंदोलन, छुआछूत समाज की एक बड़ी समस्या है। छुआछूत अभी काफ़ी हद तक कम हुई है लेकिन अभी भी है। कुछ नए गुरु लोग निकले हैं जो इसको और बढ़ा रहे हैं, नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन ऐसा मैंने देखा है। आधुनिक समाज में जो वो छुआछूत ख़त्म होने के बाद ये नए तरह की छुआछूत शुरू हो रही है कि ये बिना लहसुन प्याज वाला खाएंगे तो ये जिसके घर में प्याज बनता है उसके यहाँ नहीं खाएंगे, वो उसके बर्तन में चाय नहीं पिएंगे, इस तरह की बातें खूब होती हैं। तो इसी तरह से फिर है गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप, भारत का भविष्य कैसा हो इस पर आप लिख सकते हैं, कैसा हो रहा है, कैसा होना चाहिए। भारत की वर्तमान समस्याएं, भयंकर बाढ़ का दृश्य अभी सीजन है, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, बरसात का एक दिन, किसी दिन भारी बरसात हुई उस दिन का आप वर्णन कर सकते हैं। काल करे सो आज कर, कल जो करना है उसको आज कर लें, कल का क्या ठिकाना। इस तरह से दैव दैव आलसी पुकारा, ईश्वर के बारे में सिर्फ भगवान भगवान तो आलसी लोग कहते हैं जिनमें कर्म करने की क्षमता नहीं होती, वो हर बात को भगवान पर छोड़ देते हैं। फैशन का भूत, असमय में भ्रमण, जैसे आप बीच बरसात में चले जाइए केदारनाथ घूमने तो मुश्किलों में आप आ सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें विषय हैं। मैं इस किताब की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपके पास उपलब्ध है, तो आप इसमें जितने विषय हैं कम से कम उनको एक बार पढ़िए। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको अन्य विषयों पर भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको पढ़ना है, इनके बिंदुओं को समझना है, 2-4 निबंध लिखने का कोशिश कीजिए, फिर कोई अपने से ढूंढिए खुद से कि कहीं से कोई विषय आपके समझ में आता है, उस पर आप निबंध लिख के देखिए, आपको लगेगा। मैंने किताबें भी आपको दिया था पढ़ने के लिए, पता नहीं किस किस ने पढ़ा था। निबंधों पर मैंने कई किताब खरीदा था, तो उनमें अच्छे लेखकों के निबंध संग्रहित हैं, उनको अगर आपने पढ़ा हो तो उससे भी आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। तो निबंध लिखने के लिए सबसे ज़रूरी है पढ़ना, चीज़ों की जानकारी होना किसी भी विषय में। तो उसके लिए आप अपनी आँखें और कान खुले रखिए। आप समाचार देखते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, उन चीज़ों में भी आपको सामग्री मिलेगी निबंध के लिए कि आप किसी भी विषय पर अगर लिख रहे हैं तो उनकी सहायता आपको मिलेगी। आपके दिमाग में वो बातें होंगी कि यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे हुआ, आप उनको शामिल कर सकते हैं। बाढ़ की ही अगर बात लें तो आप जानेंगे, आपके घर में तो बाढ़ आने से रहा, तो जहाँ बाढ़ आती है वहाँ के बारे में आपको जो जानकारी होगी उसके आधार पर आप लिखेंगे, कुछ कल्पना करेंगे कि क्या दिक्कतें आती होंगी। तो इस तरह से खूब पढ़िए इसको और निबंध के लिए तैयार होइए। चूँकि ये 10 नंबर का होता है, एक ये महत्व है इसका, दूसरा कि आपकी जो अभिव्यक्ति क्षमता होती है, किसी बात पर विचार करने की क्षमता होती है, वह निबंध बढ़ाता है। तो वह आपके जीवन के हर कदम पर काम आएगा, चाहे आप कुछ भी करें। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति हर जगह महत्वपूर्ण है। तो निबंध पढ़िए। कल हम लोग संवाद लेखन और बाकी जो 10वीं क्लास की चीज़ें हैं उनकी बात करेंगे फिर से। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।